कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपको हमारे भारतीय संविधान के बारे में कुछ बातें बताना चाहती हूँ। हमारा भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। हमारे भारतीय संविधान के बारे में कुछ मूल बातें मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, हमारा जो संविधान है वह क्या है। संविधान का निर्माण जो मूलभूत सिद्धांत होते हैं उनका एक समूह है, जिसके अनुसार राज्य या किसी भी शासन को शासित किया जाता है। हमारे भारतीय संविधान के निर्माण की क्या आवश्यकताएं थी कि इस वजह से हमें संविधान की आवश्यकता महसूस हुई। लोगों में ये विश्वास पैदा करना था कि जो एक साथ रह सके, साथ ही सरकार का गठन कैसे किया जाएगा और किसके पास कैसी शक्ति होगी और वे किन निर्णयों के लिए जिम्मेदार होंगे, इसके लिए भी हमें संविधान के निर्माण की आवश्यकता थी। यह सरकार की शक्तियों पर सीमाओं को कम करता है और नागरिकों को उनके अधिकार के बारे में जागरूक करता है। हमारा जो संविधान है वह हम प्रत्येक नागरिक को उनके अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी प्रदान करता है। यह एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए लोगों की इच्छाओं को व्यक्त करने का साधन भी है। यह किसी देश की राजनीतिक प्रणाली की प्रकृति को परिभाषित करता है। यह नियमों का एक समूह है जो सामाजिक सदस्यों के बीच न्यूनतम समन्वय की अनुमति देता है। यह सरकार को सक्षम करता है कि एक समाज के अलगाव को पूरा करने और सिर्फ समाज के लिए परिस्थितियां बनाने के लिए ही हमें संविधान के निर्माण की आवश्यकता महसूस हुई। भारतीय संविधान के लक्षण। भारत के संविधान में दुनिया के अन्य संविधानों की तुलना में कुछ अलग से और विशिष्ट विशेषताएं ली गई हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो मसौदा समिति के अध्यक्ष थे, कहते हैं कि हमारे देश की अजीबोगरीब समस्याओं और ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए अन्य संस्थापकों की सर्वोत्तम विशेषताओं को समायोजित और संचित करने का प्रयास किया गया था। हमारे भारतीय संविधान में ऐसी विशेषताओं का समावेश किया गया जो हमारी भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल थी। हमारे भारतीय संविधान की कुछ मूलभूत विशेषताएं हैं, जैसे कि हमारा जो संविधान है वो सबसे लंबा लिखित संविधान है, जिसके सभी तथ्य एक लिखित दस्तावेज के रूप में हमारे समक्ष उपलब्ध हैं। हमारा संविधान आंशिक रूप से कठोर और लचीला है, जिसकी कुछ बातों में परिवर्तन करना आसान है और कुछ में परिवर्तन करना या संशोधन करना बहुत ही मुश्किल है। हमारा जो संविधान है वह लोकतांत्रिक गणराज्य है, जिसमें कि जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा शासन किया जाता है। इसके अलावा भारतीय संविधान की एक अन्य विशेषता ये है कि यहाँ सरकार की संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। ब्रिटेन के संविधान की भांति भारतीय संविधान में भी संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है, जिसमें कि सरकार को दो भागों में बांटा जाता है, एक केंद्र सरकार और दूसरी राज्य सरकार। इसके अलावा एक अन्य विशेषता है कि हमारा जो संविधान है वह एक संघ की भांति कार्य करता है। हमारे भारतीय संविधान द्वारा भारत के प्रत्येक नागरिक को कुछ मौलिक अधिकार भी प्रदान किए गए हैं, जिन अधिकारों का प्रयोग करते हुए नागरिक अपने स्वतंत्र जीवन की प्राप्ति कर सकता है, अर्थात अपने व्यक्तित्व का सर्वोत्तम विकास कर सकता है। इसके अलावा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भी दिए हुए हैं, जिसके अनुसार शासन कार्यों में दिशा निर्देश प्रदान करने का कार्य किया जाता है। भारतीय संविधान द्वारा प्रत्येक नागरिक को कुछ मौलिक कर्तव्य भी सौंपे गए हैं, जिनका पालन करना प्रत्येक नागरिक का धर्म होता है। इसके अलावा भारतीय संविधान द्वारा भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है, जिसका अर्थ होता है कि संविधान की नज़र में
सभी धर्म एक समान होते हैं, जिसके द्वारा किसी एक धर्म को प्रमुख मान्यता नहीं दी गई है। एक स्वतंत्र न्यायपालिका। भारतीय संविधान में एक स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है, जो स्वतंत्र रहकर कार्य करती है, यानी सभी के समान एक जैसा न्याय करती है। इसके अलावा भारतीय संविधान द्वारा एकल नागरिकता का भी प्रावधान किया गया है, जिसमें कि भारत के प्रत्येक नागरिक को एक ही देश की नागरिकता प्राप्त होती है, जबकि अमेरिका जैसे देशों में प्रत्येक नागरिक को उस देश विशेष की और साथ ही उस राज्य विशेष की भी नागरिकता प्राप्त होती है। लेकिन हमारे यहाँ सभी भारतीयों को एक ही नागरिकता प्राप्त होती है, और वह है भारतीयता। 1947 से पहले जब भारत दो प्रमुख संस्थाओं में विभाजित था, तो उस दौरान ब्रिटिश भारत, जिसमें कि 11 प्रांत शामिल थे, और रियासतों ने सहायक गठबंधन नीति के तहत भारतीय राजकुमारों को शासन दिया था। भारतीय संघ के गठन के लिए दोनों संस्थाओं का विलय एक साथ हुआ। भारतीय संविधान के ऐतिहासिक आधार और विकास को भारतीय स्वतंत्रता से पहले पारित किए गए नियमों और कार्यों से पता लगाया जा सकता है। 1600 की शुरुआत में जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी, तो वह सिर्फ अपना व्यापार करने के उद्देश्य से यहाँ आई थी, लेकिन धीरे धीरे उसने यहाँ के राजाओं की कमजोरी का पता लगाया और अपना व्यापार शुरू करने के साथ साथ शासन कार्यों में भी वह बढ़ चढ़कर भाग लेने लग गए, और धीरे धीरे सारा प्रशासनिक नियंत्रण उसने अपने हाथ में ले लिया। 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम रहा, उसमें भारतीय संविधान के संबंध में कुछ प्रावधान किए गए। वो प्रावधान थे कि एक अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना के लिए अधिनियम बनाया गया, जिसमें कि प्रांतों और रियासतों को इकाइयों के रूप में शामिल किया गया। हालांकि महासंघ 3 सूचियों में कभी नहीं आया। अधिनियम में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों के माध्यम से किया गया, और वो 3 सूचियां थी: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। शुरुआत के समय में केंद्र के लिए संघीय सूची में 59 विषय शामिल थे, प्रांतों के लिए प्रांतीय सूची में 54 विषय शामिल थे, और समवर्ती सूची में 36 विषय शामिल थे। लेकिन वर्तमान में इन विषयों में बदलाव हो गया। इसके अलावा इन 3 सूचियों के अलावा जो कुछ विषय रह गए थे, उन्हें अवशिष्ट शक्तियां कही गई, और इन अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल के पास रहा। अधिनियम ने प्रांतों में राजतंत्र को समाप्त कर दिया और प्रांतीय स्वायत्ता की शुरुआत कर दी। प्रांतीय स्वायत्ता का अर्थ होता है कि प्रांतों को, राज्यों को अपने कार्यों में निर्बाध कार्य करने की स्वतंत्रता दी जाए। इसके अलावा 1947 का जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम बना, उसमें कुछ प्रावधान हुए, जैसे कि भारत को एक स्वतंत्र और संप्रभु राज्य घोषित किया गया। केंद्र और प्रांतों दोनों में जिम्मेदार सरकारें स्थापित की गई। भारत के वायसराय और प्रांतीय गवर्नर को संवैधानिक रूप से मान्यता दी गई। इसने संविधान सभा को दोहरे कार्य सौंपे और प्रभुत्व विधायिका को सौंप दिया। हमारे भारतीय संविधान के निर्माण में बहुत से नेताओं का और बहुत से लोगों का सहयोग रहा। उनमें कुछ प्रमुख सहायकों का या निर्माताओं का योगदान इस प्रकार है। सबसे प्रमुख है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे, और उन्होंने 9 दिसंबर 1946 को जो इसका प्रथम अधिवेशन हुआ, उसकी अध्यक्षता की। इसका अंतिम अधिवेशन 11 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी रहे।
इसके अलावा हमारे संविधान के संरक्षक के रूप में जिनका नाम लिया जाता है वह है हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पारित हुआ था। फिर 26 जनवरी 1950 से यह प्रभावी तौर पर देश में लागू हुआ। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत का संविधान निर्माता भी कहा जाता है। वे संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। हम भारत के संरक्षण के लिए एक प्रस्तावना है, वह प्रस्तावना के रूप में जो पूरे संविधान के सार को उजागर करती है। हमारी जो प्रस्तावना है वह प्रस्तावना हमारे संविधान का एक सार रूप है, जिसे 26 नवंबर 1949 को संविधान द्वारा अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को प्रभावी रूप हुआ। भारत के संविधान का प्रस्तावना एक संक्षिप्त परिचयात्मक वक्तव्य है जो दस्तावेज के मार्गदर्शक उद्देश्य और सिद्धांतों को निर्धारित करता है। हमारे भारत की जो प्रस्तावना है वह प्रस्तावना में क्या क्या और कब कब बदलाव हुआ। भारतीय संविधान में समय समय पर आवश्यकता होने पर संशोधन होते रहे, लेकिन आज संविधान दिवस पर हम बात करते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो भी संशोधन हुए उसने करोड़ों लोगों की चर्चा बटोरी थी और आज भी इस पर विवाद होता रहता है। विधायी सभा में किसी विधेयक में परिवर्तन, सुधार और उसमें निर्दोष बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे संशोधन कहा जाता है। संविधान में संशोधन समय समय पर होते रहते हैं, लेकिन संविधान की प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ था। वो था इंदिरा गांधी के शासनकाल में आपातकाल के समय, जब 42वां संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए थे। भारत का संविधान लिखित संविधान है। इसकी शुरुआत में एक प्रस्तावना है जो संविधान की मूल भावना को सामने रखती है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार ने 1976 में 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा इसमें संशोधन किया था। संविधान को समझने से पहले प्रस्तावना क्या है, इसे ही और इसकी उद्देशिका क्यों कहा जाता है। प्रस्तावना का अर्थ होता है कि भारतीय संविधान के जो मूल आदर्श हैं उन्हें प्रस्तावना के माध्यम से संविधान में समाहित किया गया है। इन आदर्शों को प्रस्तावना में निम्न रूपों में या शब्दों में व्यक्त किया गया है। हम भारत के लोग, देखिए, हम भारत के लोग जो शब्द लिया गया है हमारी प्रस्तावना में वह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, साथ ही प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य संकल्प में जो आदर्श प्रस्तुत किया गया था उन्हें ही संविधान की उद्देशिका में शामिल किया गया था। संविधान के 42वें संशोधन द्वारा संशोधित यह उद्देशिका इस प्रकार है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समान समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित कहते हैं। देखिए, ये हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। प्रस्तावना के अनुसार
संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु और स्रोत भारत के लोग ही हैं। प्रस्तावना में लिखित शब्द जो जैसे कि हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, भारतीय लोगों की सर्वोच्च संप्रभुता का उद्घोष करता है। प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। यह निर्णय यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 के निर्णय में घोषित किया गया। बेरुड़ी-बाड़ी यूनियनवाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि जहां संविधान की भाषा संदिग्ध होगी वहां प्रस्तावना विविध निर्वाचन में सहायता करती है। बेरुड़ी-बाड़ी बाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना, इसीलिए विधायिका प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती है। सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के विवाद 1973 में कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसीलिए विधायिका उसमें संशोधन कर सकती है। केशवानंद भारती ने ही बाद में सर्वोच्च न्यायालय में मूल ढांचे का सिद्धांत दिया और प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना। मैं आप सभी को हमारे भारतीय संविधान के बारे में बस यही बताना चाहती थी। इसके बाद मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू।